Hello everyone. So in this lecture we are going to cover unit 3 and 4 of SSMDA. We are not going to go in detail but like do important questions, and for the notes I have used the chat GPT's chat because थोड़ा सा टाइम का constraint था. So I found it better to do it this way rather than opening the entire notes and like investing time on that. So let's start with our first question, which is like metric space. So what does this mean? Metric space. एंड क्वेश्चन क्या आता है? क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज मेट्रिक स्पेस, व्हाट इज इट्स कंडीशंस. सो दिस इज लाइक द फर्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ दिस यूनिट. देखो, अब मैट्रिक स्पेस क्या होता है? मैट्रिक स्पेस का मतलब होता है ऐसा सेट जिसमें हम डिस्टेंस मेजर कर सकते हैं बिटवीन एनी टू एलिमेंट्स. अब सेट का क्या मतलब है? सेट इज जस्ट अ पॉइंट का कलेक्शन, और वो पॉइंट कुछ भी हो सकता है, बीट नंबर्स, वेक्टर्स, एनीथिंग. ठीक है. और मैट्रिक क्या होता है? मैट्रिक इज डिस्टेंस फंक्शन जो बताए कि कितना दूर है. सो मैट्रिक स्पेस इज बेसिकली अ सेट. इट इज एन ऑर्डर्ड पेयर. जैसे दिस इज एन ऑर्डर्ड पेयर जिसे आप लिख सकते हो एज एक्स कॉमा डी, जहाँ पे एक्स जहाँ पे एक्स इज योर नॉन नॉन एम्प्टी सेट. ठीक है. एंड डी इज योर एक्स इंटू एक्स की एक मैट्रिक्स आप कह सकते हो. एक्स इंटू एक्स, इट इज़ अ फंक्शन. ठीक है. एक्स इंटू एक्स गिव्स आर. ये फंक्शन है आपका जिसे आप मैट्रिक कहते हो. ठीक है. जैसे रियल लाइफ एग्जांपल इज डिस्टेंस बिटवीन 3 and 7. तो डिस्टेंस 4 हो गया, तो ये एक मैट्रिक है. सो यहाँ पे लिखा भी है, मैट्रिक स्पेस को आप डिनोट कर सकते हो एज एन ऑर्डर्ड पेयर ऑफ एक्स कॉमा डी, वेयर एक्स इज सेट एंड डी इज डिस्टेंस. डी ऑफ एक्स वाई बताता है डिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड वाई. ठीक है. ये आपका मैट्रिक की डेफिनेशन हो गई. अब कोई भी सेट, कोई भी फंक्शन मैट्रिक तभी होगा जब वो ये चार कंडीशन सेटिस्फाई करे, एंड दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है. क्योंकि इसके बेस आपको क्वेश्चन भी आ जाता है कि प्रूव करना है आपको कि मैट्रिक है या नहीं. क्या क्या होता है? फर्स्ट इज नॉन. अगर मैं आपको एग्जाम्पल के साथ बताऊं, सो लेट अस टेक एन एग्जाम्पल कि आपको प्रूव करना है कि डी ऑफ एक्स वाई विच इज एक्स माइनस वाई, आपको प्रूव करना है कि दिस इज अ मैट्रिक और नॉट. ठीक है. अब देखो, फर्स्ट कंडीशन आपका क्या कहता है? नॉन नेगेटिविटी, कि आपका डिस्टेंस नेगेटिव नहीं होगा. मतलब आपका डी ऑफ एक्स कॉमा वाई शुड ऑलवेज बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू जीरो. ठीक है. मतलब डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होता, ये तो हमें वैसे भी पता है. अब जैसे ये क्वेश्चन आ गया, आपको एक्स माइनस वाई प्रूव करना है कि ये नेगेटिव होगा या नहीं. तो अब आपको पता है कि मॉड एक्स माइनस वाई तो वैसे भी हमेशा इट विल बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो. तो यहाँ से आपका प्रूव हो गई आपकी फर्स्ट कंडीशन दैट डी एक्स वाई विल बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो. सेकेंड इज आइडेंटिटी ऑफ इनडिस्क्रिमिनेबल्स. ठीक है. अब इसमें क्या होता है कि अगर आपका डी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल्स टू जीरो है, दिस विल इम्प्लाई कि आपका एक्स इज इक्वल्स टू वाई जीरो एंड वाइस वर्सा. अगर आपका एक्स इज इक्वल्स टू वाई है तो आपका डिस्टेंस भी बिटवीन एक्स एंड वाई जीरो होगा, या अगर आपका डिस्टेंस एक्स वाई का जीरो है तो आपका एक्स और वाई इक्वल होगा. तो डिस्टेंस जीरो तभी होगी जब दोनों पॉइंट सेम हो. अगर पॉइंट सेम है तो डिस्टेंस जीरो होगी. ये मतलब है इसका बेसिकली. तो अगर आपको सेकेंड कंडीशन सेटिस्फाई करनी है फॉर एक्स माइनस वाई, सो यू कैन राइट इट एज, अगर आप इन्हें रिवर्स कर दो, सो यू कैन राइट इट एज माइनस ऑफ वाई माइनस एक्स, which would simply give you which would simply सॉरी, ये तो थर्ड कंडीशन हो गई ना. um, एक सेकेंड.
सो आपकी सेकेंड कंडीशन क्या है कि अगर डी ऑफ एक्स वाई आपका ज़ीरो है, आपको प्रूव करना है कि एक्स इज इक्वल्स टू वाई होगा या नहीं। तो आप क्या करोगे, ये आपका दिया हुआ था तो यहाँ से आपको पता चल गया कि एक्स इज इक्वल्स टू वाई है, तो ये आपकी सेकेंड कंडीशन प्रूव हो गई फॉर दिस। ठीक है, हम ये एग्जाम्पल यूज़ कर रहे हैं, एग्जाम्पल फॉर दिस फंक्शन कि ये मैट्रिक है या नहीं। ठीक है, अब थर्ड पॉइंट है आपका सिमेट्री, कि अगर आपका डी ऑफ एक्स वाई है वो इक्वल्स होगा डिस्टेंस ऑफ वाई एक्स, मतलब एक्स से वाई की डिस्टेंस विल बी इक्वल्स टू वाई से एक्स की डिस्टेंस। तो ये कैसे प्रूव करोगे, आपके पास डी ऑफ एक्स वाई इज एक्स माइनस वाई, आपको डी ऑफ वाई एक्स भी दिखाना है कि एक्स माइनस वाई हो, तो आप क्या करोगे, माइनस ऑफ वाई माइनस एक्स अगर आप लिख दो तो दिस विल बी एक्स माइनस वाई, तो ये दोनों इक्वल हो गए, तो मतलब सिमेट्री वाली कंडीशन भी आपकी फुलफिल हो गई। अब आपकी फोर्थ होती है ट्रायंगुलर इन इक्वालिटी, विच इज कि डी ऑफ डिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड जेड विल बी लेस देन और इक्वल्स टू डिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड वाई एंड जेड। ठीक है, डायरेक्ट डिस्टेंस कभी भी लॉन्गर नहीं होती है इनडायरेक्ट पाथ से, मतलब अगर आप के पास ये दो पॉइंट्स है तो ये आपका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा ना। अब आपने ये ले लिया कि आप यहाँ से, मतलब मान लो कि ये एक्स से जेड का डिफरेंस है, डिस्टेंस है। ठीक है, और ये आपका कोई पॉइंट है वाई, तो एक्स से वाई एंड वाई से जेड अगर आप जाओगे और आप ये रूट फॉलो करते हुए अगर जेड तक जा रहे हो तो ये रूट ऑब्वियसली लंबा होगा, एंड अगर आप डायरेक्ट जा रहे हो तो ये शॉर्टेस्ट पाथ होगा। तो यही आपकी फोर्थ कंडीशन होती है। अगर आपको इसे प्रूव करना है तो डायरेक्टली आप यूज़ कर सकते हो, आपका फंक्शन था डी एक्स कॉमा वाई गिव्स एक्स माइनस वाई, ये आपका फंक्शन था ना। आप डायरेक्टली कैसे प्रूव कर सकते हो, देखो ये प्रॉपर्टी होती है कि एक्स प्लस वाई इज ऑलवेज लेस देन एक्स प्लस वाई, तो इसे अगर आप यूज़ करोगे तो आपका प्रूव हो जाएगा। अभी मैं कर नहीं रही हूँ बट यू कैन यूज़ दिस। बाकी यहाँ पे ये एग्जाम्पल मैंने ये सब कंडीशन सेटिस्फाई करता है, मैंने आपको दिखा दिया। ठीक है, अब ये मैंने जीपीटी को बोला था, अभी तो मैंने आपको हिंदी में समझा दिया है। अगर आपको इंग्लिश में प्रॉपर डेफिनेशन चाहिए होगा एग्जाम के लिए, सो दिस इज योर रेडी टू राइट आंसर फॉर एग्जाम। ठीक है, सो यू कैन यूज दिस। अब नेक्स्ट इज आर यूक्लिडियन मेट्रिक। ये क्या होता है, ये नॉर्मल डिस्टेंस है जो हम स्कूल में पढ़ते आए हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला जो हम स्कूल में पढ़ते थे ना, वही है कि अगर आपके ये दो पॉइंट्स हैं तो आपका इनके बीच का डिस्टेंस विल बी x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर एंड इसका अंडर रूट। सो यही आपका यूक्लिडियन डिस्टेंस है। ठीक है, अब यूक्लिडियन मैट्रिक क्या होती है, इट इज़ एन एन डायमेंशनल स्पेस। ठीक है, और यूक्लिडियन मेट्रिक एन डायमेंशनल आर एन में डिफाइन होता है। अगर आपके पास ये दो पॉइंट्स है तो डिस्टेंस ये होगा। ठीक है, बेसिकली इट इज दिस ओनली। ये स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन, क्योंकि स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस आपको किसी भी दो पॉइंट का अगर आप स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस ले रहे हो सो दैट विल बी द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ठीक है, अब यहाँ पे उन्होंने एग्जाम्पल दिया है। ठीक है, एग्जाम्पल सिंपल, बाकी ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि सबसे कॉमन मेट्रिक है, मशीन लर्निंग डेटा साइंस में यूज़ होता है और ज्योमेट्री का बेस कॉन्सेप्ट है। एक और चीज़ आई डोंट थिंक मैंने इस पीडीएफ में इंक्लूड किया है, डेटा एनालिटिक्स की डेफिनेशन। ये कल पेपर था काफ़ी कॉलेजेस में एसएसएमडीए का, तो उसमें भी आया था कि डेटा एनालिटिक्स की डेफिनेशन क्या होती है। सो इट इज़ बेसिकली कि अगर आपके पास बहुत सारा डेटा है तो आप उसे एनालाइज करके उसमें से मीनिंगफुल इंसाइट्स निकालोगे एंड दैट इज़ डेटा एनालिटिक्स। ठीक है, वही है बस। अब ये यूक्लिडियन मेट्रिक के लिए आपकी डेफिनेशन हो गई, तो ये एक बार देख लेना। अब हमारे पास आती है स्यूडोमेट्रिक। स्यूडोमेट्रिक क्या होता है, ये भी मेट्रिक जैसा ही होता है, बस एक छोटा सा डिफरेंस होता है कि हमने वहाँ पे दो चार प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, तो जो हमारी सेकंड प्रॉपर्टी थी वो यहाँ पे चेंज हो जाती है। देखो मेट्रिक में हमने क्या पढ़ा था कि डी ऑफ एक्स वाई अगर आपका ज़ीरो है तो आपका ऑटोमेटिकली एक्स इज इक्वल टू वाई हो जाता था। बट सूडोमेट्रिक में हो सकता है कि आपका डिस्टेंस ज़ीरो हो बट एक्स एंड वाई इक्वल ना हो। ठीक है, ये आपका मेट्रिक हो गया, दिस इज योर मेट्रिक।
एंड दिस इज योर स्यूडोमेट्रिक, ठीक है, मेट्रिक। ये आपकी बस यही डिफरेंस है मेट्रिक और सूडोमेट्रिक में, ठीक है। डिफरेंस पॉइंट्स के बीच भी डिस्टेंस जीरो हो सकती है, ठीक है। देखो अगर सोचो तुम दो अलग ऑब्जेक्ट्स को सेम मान रहे हो डिस्टेंस के बेसिस पे, तो डेटा में दो डिफरेंट पॉइंट है, बन उनकी डिस्टेंस जीरो ट्रीट कर दी। अब स्यूडोमेट्रिक्स की डेफिनेशन ये है और ये तीन कंडीशन सेटिस्फाई करता है: नॉन नेगेटिविटी, सिमेट्री एंड ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी। जो मिसिंग कंडीशन है वो बस ये कि आइडेंटिटी ऑफ इनडिस्क्रिमिनेबल्स में होता है कि अगर डी ऑफ एक्स वाई आपका ज़ीरो है तो ज़रूरी नहीं है कि आपका एक्स इज इक्वल्स टू वाई हो, ठीक है। ये आपके लिए की डिफरेंस है, ओके। जस्ट अ सेकेंड। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज कन्वर्जेंट सीक्वेंस। सीक्वेंस में दो आते हैं, दिस इज कन्वर्जेंट, एंड आपके पास कॉची सीक्वेंस भी आता है, ठीक है। बोथ आर इम्पॉर्टेंट। सो कन्वर्जेंट सीक्वेंस क्या होता है? एक सीक्वेंस, या सीक्वेंस तो आपको पता है, जैसे एपीजीपी हम पढ़ते थे, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, वैसे ही सीक्वेंस। सो कन्वर्जेंट सीक्वेंस का क्या मतलब होता है? किसी एक फिक्स्ड वैल्यू के पास अप्रोच करना एज n टेंस टू इन्फिनिटी। एक सेकेंड, हाँ। तो जैसे सिंपल आप सोचो कि अगर आपके पास ये सीक्वेंस है 1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, तो ये धीरे धीरे जीरो को टेंड कर रहा है ना, लाइक इट विल इवेंचुअली लेड टू जीरो। सो ये धीरे धीरे जीरो के पास जा रहा है, ये सीक्वेंस जीरो पर कन्वर्ज कर रहा है, ठीक है। सो हम इसे ऐसे बोलते हैं, सो दिस इज अ कन्वर्जेंट सीक्वेंस। फॉर्मल आइडिया अगर क्या है कि अगर आपका कोई सीक्वेंस है एक्स एन एंड एक्स एन टेंस टू एल, सम लिमिट एल, एज एन टेंस टू इन्फिनिटी, तो सीक्वेंस कन्वर्जेंट है। मतलब वही कि जैसे ये अगर आपका एक्स एन सीक्वेंस है एंड ये इन्फिनिटी तक जा रहा है, सो दिस इज कन्वर्जेंट इन नेचर, ठीक है। अब मैथमेटिकल कंडीशन कि अगर फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो, ये डायरेक्टली लर्न कर लो, देयर एग्जिस्ट एन सच दैट, कि आपका एक्स एन माइनस एल जो होगा दैट वुड बी लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एन इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू एन, ठीक है। कि मतलब आप चाहे कितना भी छोटा एप्सिलॉन ले लो, एक स्टेज के बाद सारे टर्म्स एल के बहुत क्लोज हो जाते हैं। यही है बेसिकली इसका मतलब, ठीक है। एक्स एन जैसे ये एग्जाम्पल हो गया आपका, और नॉन कन्वर्जेंट एग्जाम्पल क्या है, जैसे 1 2 3 4 5, ये सीक्वेंस आपका किसी पर्टिकुलर नंबर या लिमिट तक नहीं जा रहा है, ये इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। सो इट इज़ नॉट कन्वर्जेंट, दिस इज नॉन कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट इन नेचर, ठीक है। सो ये हो गया आपका डाइवर्जेंट। सो कन्वर्जेंट सीक्वेंस आपका बाउंडेड होता है, एंड बट एवरी बाउंडेड सीक्वेंस आपका कन्वर्जेंट नहीं होता है, ठीक है। अभी आपकी और डेफिनेशन हो गई, डायरेक्टली यू कैन लर्न दिस फॉर एग्जाम, यू कैन लर्न दिस फॉर योर एग्जाम, एंड एग्जाम्पल भी लिख के आ जाना इफ दिस इज आस्क्ड। उसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है कॉची सीक्वेंस। अगेन इम्पॉर्टेंट, कॉची सीक्वेंस क्या होता है कि सीक्वेंस के टर्म्स आपस में ही बहुत क्लोज आते जाते हैं एज एन टेंस टू इन्फिनिटी, ठीक है। मतलब टर्म्स किसी फिक्स्ड वैल्यू के पास जा रहे हैं या नहीं वो मैटर नहीं करता, बट एक दूसरे के बहुत पास आते जाते हैं, तो वो होता है कॉची सीक्वेंस। ओके, एक सेकेंड, हाँ। तो टर्म्स किसी फिक्स वैल्यू के पास जा रही है या नहीं वो बाद की बात होती है। मतलब जैसे कन्वर्जेंट सीक्वेंस में तो था कि टर्म्स एक दूसरे के मतलब एक पर्टिकुलर नंबर तक जा रही थी, है ना। बट इसमें क्या होता है कि वो आपस में पास जा रही है या नहीं, ठीक है। जैसे आपका ये सीक्वेंस है 1/n
विच इज़ 1, 1/2, 1/3, 1/4। तो जैसे जैसे n बढ़ रहा है, एक्स एन और एक्स एम के बीच का डिफरेंस बहुत छोटा हो रहा है। तो यही कॉची का आइडिया है कि टर्म्स बिकम क्लोजर टू ईच अदर। तो ये आपकी फॉर्मल डेफिनेशन हो जाएगी कि फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन ज़ीरो एक एन एग्जिस्ट करता है सच दैट आपका जो डिफरेंस है बिटवीन द टर्म्स विल बिकम लेस एज दे कम क्लोजर टू ईच अदर। ठीक है। तो इसका मतलब यही है कि चाहे तुम कितना भी छोटा एप्सिलॉन लो, एक स्टेज के बाद किसी भी दो टर्म्स के बीच का डिफरेंस बहुत छोटा हो जाएगा। ठीक है। तो हर कन्वर्जेंट सीक्वेंस कॉची होता है। ठीक है। बट हर कॉची सीक्वेंस कन्वर्जेंट हो ये ज़रूरी नहीं है। ठीक है। सो एवरी कॉची सीक्वेंस इन इज कन्वर्जेंट। ठीक है। अब ये आपका एग्जाम्पल हो गया। आपको एक डिफरेंस वही है कि टर्म्स फिक्स्ड वैल्यू एल तक जाती है और टर्म्स एक दूसरे के क्लोज होती जाती है। बाकी अगर आपके पास आए तो ये आप पूरा नोट लिख सकते हो। अब एक क्वेश्चन ये भी आता है आपके पास। हाँ, तो ये क्वेश्चन आता है कि इज एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इन अ मैट्रिक स्पेस अ कॉची सीक्वेंस। वही जो मैंने आपको बताया कि कन्वर्जेंट सीक्वेंस कॉची सीक्वेंस होता है या नहीं। तो आंसर है यस, कि किसी भी लिमिट पे कन्वर्ज कर रहा है तो वो आपका कन्वर्जेंट हो गया। और हर कन्वर्जेंट कॉची होता ही है क्योंकि टर्म्स आर लीडिंग टू समथिंग। ठीक है। तो इसका प्रूफ इज दिस कि अगर आपका गिवन है कि कोई एक्स एन सीक्वेंस है जो लिमिट एल पे टेंड कर रहा है, सो एक्स एन माइनस एल will be less than epsilon by 2 for every n greater than equals to n। अब दो टर्म्स लो, एक्स एन माइनस एक्स एम और एक्स एन माइनस एल, एंड ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी यूज करके यू कैन प्रूव दिस। ठीक है। सो दिस यू कैन यूज। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्लोज एंड ओपन सेट। दिस इज अगेन एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ये अभी कल के पेपर में भी 5 मार्क्स में आया था। ठीक है। तो ओपन सेट क्या होता है, बहुत इजी सा है। ओपन सेट इज कि अगर किसी सेट के हर पॉइंट के अराउंड थोड़ा सा एरिया पूरा सेट के अंदर हो तो वो ओपन सेट है। मतलब जैसे हम ओपन सेट कैसे दिखाते हैं कि 0,1। तो इसमें 0,1 जब हम लिखते हैं बिटवीन दीज ब्रैकेट, तो इसका मतलब क्या होता है कि 0 और 1 इंक्लूडेड नहीं है। मतलब 0.1, 0.2, 0.3 सब सेट में आ रहा है, बट 0 एंड 1 जो है वो सेट में बिलोंग नहीं करता है। ठीक है। सेट में बिलोंग नहीं करता है। तो हर पॉइंट के आसपास थोड़ा इंटरवल बन सकता है जो सेट के अंदर ही रहे। सो इट्स एन ओपन सेट। मतलब बाउंड्री पॉइंट्स आपके इंक्लूडेड नहीं होते। जैसे ये 0,1 है, ये ऐसे होता है ना कि एक्स लाइज बिटवीन 0 एंड 1। सो दिस इज एन ओपन सेट। और क्लोज सेट क्या होता है कि 0, x एंड 1। सो दिस इज योर क्लोज सेट। ठीक है। तो एजेस यहाँ ओपन होते हैं और बाउंड्री पॉइंट्स इंक्लूडेड नहीं होते। बट क्लोज सेट में क्या होता है, अगर सेट अपने सारे लिमिट पॉइंट्स को इंक्लूड करता है तो वो क्लोज सेट है। मतलब जैसे ये एग्जांपल है 0,1। सो दिस इज बेसिकली 0,1 अगर आप लिख रहे हो, सो दिस इज दिस, एंड ये आपका ऐसे लिखता है। ठीक है। यही होता है कि 0 और 1 इंक्लूडेड है, सारे बाउंड्री पॉइंट्स भी इंक्लूडेड है। सो इट्स अ क्लोज सेट। ठीक है। अब मैथमेटिकल डेफिनेशन क्या होती है ओपन सेट। अ सेट यू को आप ओपन तब कहोगे, अ सेट यू बिलोंग्स टू एक्स इज ओपन इफ फॉर एवरी एक्स कॉमा यू एक्स बिलोंगिंग टू यू देयर एग्जिस्ट एप्सिलॉन सच दैट कि बी ऑफ एक्स ई बिलोंग्स टू सेट यू। ठीक है। एंड क्लोज सेट क्या होता है, इफ इट कंटेन्स ऑल लिमिट पॉइंट्स इट्स कॉम्प्लीमेंट एक्स माइनस एफ इज ओपन। ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लिख सकते हो ये। तो जैसे सेट 0,1 है तो ये ओपन है, ये क्लोज है। दिस इज नाइदर ओपन नाइदर क्लोज। दिस इज बोथ ओपन एंड क्लोज एंड दिस इज बोथ ओपन एंड क्लोज। तो ये आपके की डिफरेंस आ जाएंगे। ठीक है।
कि बाउंड्री पॉइंट्स इंक्लूडेड नहीं है, बाउंड्री पॉइंट्स इंक्लूडेड है, एवरी पॉइंट हैज नेबरहुड इनसाइड सेट कंटेन ऑल लिमिट पॉइंट, यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट इज क्लोज्ड एंड यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट इज ओपन। ठीक है, सो दिस वाज योर ओपन सेट एंड क्लोज सेट। और उसी के साथ देखो, एंड बाकी दिस इज योर फॉर्मल डेफिनेशन विच यू नीड टू राइट इन एग्जाम। बाकी कल ये क्वेश्चन भी था, लाइक 5 मार्क्स में क्वेश्चन वाज कि डिफाइन ओपन एंड क्लोज सेट एंड कैन अ सेट बी बोथ ओपन एंड क्लोज। सो या, अ सेट कैन बी ओपन एंड क्लोज एंड हम उसे बोलते हैं क्लोपन सेट। ओके, सो दिस इज अ सेट विच इज बोथ ओपन एंड क्लोज्ड। तो बट कुछ स्पेशल, ओपन सेट में बाउंड्री इंक्लूड नहीं होती और क्लोज में इंक्लूड होती है, बट कुछ स्पेशल केसेस में सेट का कॉम्प्लीमेंट भी ओपन होता है और वो खुद भी ओपन होता है। जैसे कि एग्जांपल इज कि एम्प्टी सेट, ये ओपन भी है क्लोज्ड भी है। होल स्पेस एक्स या आर अगर आप ले रहे हो तो वो ओपन भी है क्लोज भी है, सेट ऑफ रियल नंबर बेसिकली। ठीक है, तो जैसे मतलब आपका एम्प्टी सेट है, तो उसमें कोई पॉइंट ही नहीं है, तो कंडीशन ऑटोमेटिकली सेटिस्फाई हो गई। या होल स्पेस का कॉम्प्लीमेंट है जो ओपन है, सो क्लोज्ड भी। ठीक है, ये आपके ओपन एंड क्लोज सेट के एग्जाम्पल हो गए। फिर इसके बाद एक क्वेश्चन आ सकता है आपका मैनहट्टन एंड यूक्लिडियन डिस्टेंस। तो यूक्लिडियन डिस्टेंस इज बेसिकली जो नॉर्मल डिस्टेंस है जो हम स्कूल में पढ़ते थे, वही स्ट्रेट लाइन वाला जो मैंने अभी आपको ऊपर भी बताया था, जिसका फॉर्मूला होता है एक्स माइनस एक्स टू का होल स्क्वायर प्लस y माइनस वाई टू का होल स्क्वायर। सो दिस इज योर यूक्लिडियन डिस्टेंस। ठीक है, डायरेक्ट शॉर्टेस्ट पाथ। एंड मैनहट्टन डिस्टेंस क्या होता है, मतलब जिसमें हम हॉरिजॉन्टल या वर्टिकली मूव करते हैं, मतलब वो डिस्टेंस तो ये डिस्टेंसेस बेसिकली कि या तो मैं ऐसे मूव कर रही हूँ या मैं ऐसे मूव कर रही हूँ। सो इसका फॉर्मूला होता है मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई। सो x1 माइनस वाई वन प्लस x2 माइनस वाई टू। सो जैसे अगर आपको इन दो पॉइंट्स का डिस्टेंस निकालना है, सो 1 - 4 प्लस 2 - 6, ऐसे आपका ये डिस्टेंस हो गया। ठीक है, अब उसके बाद आपका नेक्स्ट टॉपिक इज, सो ये आपका डिफरेंस टेबल हो गई। अब नेक्स्ट इज, दिस इज इम्पॉर्टेंट। ठीक है, डायरेक्टली 5 मार्क्स में आ जाता है, विच इज कि कंप्लीटनेस, कॉम्पैक्टनेस एंड कनेक्टेडनेस पे आप एक शॉर्ट नोट लिखो। ठीक है, सो ये क्या होता है, सबसे पहले पढ़ते हैं कि कंप्लीटनेस क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले कंप्लीटनेस क्या होता है। कंप्लीटनेस इज कि देखो, कंप्लीट मैट्रिक स्पेस का मतलब होता है, कंप्लीट मैट्रिक स्पेस का मतलब होता है कि सीक्वेंस जितनी भी पास आती जाए उसका फाइनल आंसर भी सेट के अंदर ही होना चाहिए। ठीक है, ये मतलब होता है आपका कंप्लीटनेस का। शुड आई राइट दिस? नहीं, यहाँ पे लिखा है कि सीक्वेंस के टर्म्स क्लोज हो रहे हैं कॉची, और वो किसी पॉइंट पे सेटल भी हो जाए विद इन द स्पेस। सो दिस इज कंप्लीटनेस, कि सीक्वेंस जितनी भी पास आती जाए उसका फाइनल आंसर भी सेट के अंदर ही होना चाहिए। तो हर कन्वर्जेंट सीक्वेंस आपका कॉची है, बट आपका कॉची सीक्वेंस मस्ट कन्वर्ज इनसाइड द सेट फॉर कंप्लीटनेस। ठीक है, मतलब कॉची, हर कन्वर्जेंट सीक्वेंस कॉची तो है, बट जो भी आपका कॉची सीक्वेंस है वो कन्वर्ज करके इनसाइड द सेट ही उसकी वैल्यू होनी चाहिए फॉर कंप्लीटनेस। जैसे कि आपका कोई भी रियल नंबर का सेट है, ठीक है, रियल नंबर का सेट है तो वो कंप्लीट ही होगा, कि वो जाके जहाँ भी कन्वर्ज करेगा वो सेट भी मतलब वो वैल्यू भी रियल नंबर में ही लाई करेगी। बट आपका रैशनल नंबर का जो सेट है वो कंप्लीट नहीं है, क्योंकि सीक्वेंस रैशनल नंबर को लो का ले लो जो रूट 2 के पास जा रही है, बट रूट 2 रैशनल नहीं है, इरेशनल है। मतलब अगर आपका कोई सीक्वेंस आपने ले लिया ऑफ रैशनल नंबर्स, रैशनल नंबर
का आपने सीक्वेंस ले लिया जो रूट टू के पास जा रहा है, ठीक है, रूट टू के पास जा रहा है, बट बट रूट टू तो आपका लाई ही नहीं करता, डज नॉट रूट टू डज नॉट लाई इन द सेट, मतलब रैशनल नंबर के सेट में तो लाई नहीं करता क्योंकि रूट टू इज अ इरेशनल नंबर। तो ये आपका कंप्लीटनेस की प्रॉपर्टी फॉलो नहीं कर रहा है, ठीक है। तो आई होप ये समझ आया होगा। सो आप यही एग्जाम्पल लिख के आ सकते हो एंड यही आपकी डेफिनेशन हो जाएगी कि आप अ मैट्रिक स्पेस एक्स डी को कंप्लीट तब कहते हो अगर वो कॉची सीक्वेंस कन्वर्ज कर रहा हो टू अ लिमिट जो लिमिट भी एक्स में ही आ रही हो, ठीक है। जैसे रूट टू वाला एग्जाम्पल दे देना और रियल नंबर वाला एग्जाम्पल दे देना, ठीक है। अब कॉम्पैक्टनेस क्या होता है? कॉम्पैक्टनेस मतलब होता है कि सेट को छोटे छोटे ओपन सेट में कवर करो, तो उनमें से फाइनाइट सेट भी कवर हो जाना चाहिए। मतलब मैं अगर आपको एग्जांपल दे के बताऊं कि मतलब एक सेकेंड, सो लेट अस टेक दिस एग्जांपल जहाँ पे आपका मतलब देखो, ओपन सेट कवर क्या होता है? ओपन सेट से कवर करो तो ओपन सेट क्या होता है आपका कि जैसे अगर आपका एग्जाम्पल है ए इज इक्वल्स टू 0, 1, तो इसके ओपन सेट क्या होंगे? ओपन सेट आपका इसका हो जाएगा -1 से 0.6 एंड 0.1 से मान लो 2 तक, ठीक है। तो अगर आप इनका यूनियन कर दो ना, अगर आप इनका यूनियन करोगे तो इनका यूनियन विल कवर 1, 0, 1 सेट, है ना। तो ये आपका ओपन कवर हो गया। तो उनमें से फाइनाइट सेट भी कवर होने चाहिए। इसका मतलब क्या है कि अगर बहुत सारे ओपन सेट हो फिर भी हम सिर्फ कुछ सेट को चूज करके पूरा सेट कवर कर लें। मतलब जैसे मान लो कि यही 0, 1 वाले में मेरे पास एग्जांपल है -1, 0.3, 0.2 और 0.6, ठीक है। और 0.5 और 0.8, और एक और एग्जांपल ले लेते हैं 0.7 से 1.2, ठीक है। तो अगर ये सब मिलके हमारा कवर कर रहे हैं 0, 1 को, बट अगर मैं ये वाला -1, 0.3 से ये वाला एंड बस ये वाला, ये तीनों भी अगर मैं ले लूँ तो इन तीनों से भी मैं 0, 1 बना सकती हूँ, राइट। तो मतलब सेट के छोटे छोटे ओपन सेट का मतलब समझ आ गया होगा और अब फाइनाइट सेट कवर का भी समझ आ गया होगा कि ओपन सेट तो मतलब कि आप छोटे छोटे सेट्स में ब्रेक करके यूनियन अगर लोगे तो भी आप वो सेट बना सकते हो, और फाइनाइट सेट मतलब बहुत सारे ओपन सेट हो तो भी आप किसी सेट को यूज़ कर सकते हो। तो सेट बाउंडेड प्लस क्लोज जैसा बिहेव करता है, ठीक है। कॉम्पैक्ट मतलब क्लोज्ड हो और बाउंडेड हो। जैसे आपका 0, 1 है तो ये क्लोज्ड भी है। एंड अब हमारी नेक्स्ट प्रॉपर एंड कॉम्पैक्टनेस का आप ये शॉर्ट नोट लिख सकते हो, ठीक है। अब कनेक्टेडनेस क्या होता है? कनेक्टेडनेस का मतलब होता है कि अगर आपके पास अम, अगर स्पेस को आप कनेक्टेड तब कहोगे इफ इट कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू टू डिसजॉइंट नॉन एम्प्टी सेट, ठीक है। मतलब सेट को दो सेपरेट पार्ट में नहीं तोड़ सकते। सेट के एक पीस में है और बीच में गैप नहीं है। जैसे 0, 1 ये कनेक्टेड है, बट अगर आपका 0, 1 यूनियन 2/3 है तो ये नॉट कनेक्टेड है क्योंकि इसमें देखो बीच में गैप है ना। अगर ये भी होता कि 0, 1 यूनियन 1, 4, सो ये भी आपका कनेक्टेड होता, बट यहाँ पे आपका बीच में गैप आ गया, सो दिस इज नॉट कनेक्टेड, ठीक है। मतलब कॉन्टिन्यूस इंटरवल है तो कनेक्टेड है एंड गैप वाला है तो डिसकनेक्टेड है, ठीक है। इसका आप डायरेक्टली ये एग्जाम्पल लिख सकते हो। दिस इज द क्विक रिवीजन टिक। कंप्लीटनेस मतलब कॉची है तो कन्वर्जेंट होगा। कॉम्पैक्टनेस मतलब ओपन कवर है तो हम फाइनाइट सब कवर से भी वो सेट बना सकते हैं। कनेक्टेडनेस मतलब नो सेपरेशन, ठीक है। अब
हम आ जाते हैं यहाँ से, दिस इज आर यूनिट 4, राइट। अब यूनिट 4 में सबसे पहला है हमारा कैले हैमिल्टन थ्योरम। ठीक है, तो मैं इसमें आपको डायरेक्टली आई कैन यूज द प्रूफ, मतलब न्यूमेरिकल से समझा दूंगी। बाकी देखो, कैले हैमिल्टन थ्योरम क्या होती है कि हर स्क्वायर मैट्रिक्स अपनी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है। मतलब कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आपकी क्या होती है, ए माइनस लैम्डा आई होती है, राइट। सो हर स्क्वायर मैट्रिक्स अपनी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है। तो पहले मैट्रिक्स का कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल हम निकालते हैं और फिर उसमें लैम्डा की जगह मैट्रिक्स ए पुट कर देते हैं। तो रिजल्ट मतलब एग्जांपल से समझते हैं डायरेक्टली। देखो, जैसे ये आपके पास आपकी मैट्रिक्स है 1, लाइक लेट मी टेक दिस एग्जांपल 1 1 2 3 4। ठीक है, ये अगर आपकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है और आपको इसमें वेरीफाई करने के लिए आया कि कैले हैमिल्टन थ्योरम वेरीफाई करो, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले ये आपकी ए मैट्रिक्स है, तो आप कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ए माइनस लैम्डा निकालोगे। ए माइनस लैम्डा मतलब 1 4 2 3 माइनस लैम्डा इंटू आई, आई मतलब लैम्डा 0 0 लैम्डा, क्या मतलब आई की वैल्यू इज 1 0 0 1। ठीक है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ये आपकी। तो यहाँ से आपके पास आ गया 1 माइनस लैम्डा 4 2 3 माइनस लैम्डा, ये आपके पास आ गया। अब आप क्या करो, इसका डिटर्मिनेंट निकाल लो। तो इसका डिटर्मिनेंट निकाल के आपके पास आएगा, डिटर्मिनेंट निकाल के आपके पास आएगा लैम्डा स्क्वायर माइनस 4 लैम्डा माइनस 5, राइट। अब आपको क्या करना होता है, बाय सी एच थ्योरम आप इसे लिख सकते हो, लैम्डा को आप ए से रिप्लेस कर दो। सो दिस विल बी ए स्क्वायर माइनस 4a माइनस 5, है ना। 5i इज इक्वल्स टू 0, ये आपके पास आपकी इक्वेशन आ जाएगी। अब इसमें आपके पास क्या आ जाता है, प्रूफ करने के लिए आ जाता है कि आपको सी एच थ्योरम प्रूफ करनी है। तो आप क्या करोगे, आप ए स्क्वायर निकालोगे। ए स्क्वायर मतलब क्या हो गया कि जो आपकी मैट्रिक्स थी ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 4 2 3 थी, तो आप इसे मल्टीप्लाई कर दो विद 1 4 2 3, तो आपके पास आ जाएगा रिजल्ट लाइक 9 16 8 और 17। ठीक है, ऐसे करके ही आप ए स्क्वायर निकाला, वैसे ही आप 4a निकाल लोगे। 4a आ जाएगा आपका लाइक 4a विल बी 4 16 4 2 8 एंड 4 3 4 3 12। ठीक है, एंड ऐसे ही 5i। तो जब आप ये मैट्रिक्स पुट करोगे, मतलब व्हेन यू विल पुट दीज वैल्यूज 9 16 8 17, दिस इज योर ए स्क्वायर माइनस 4a के लिए आपका 4 16 8 12 एंड माइनस 5i। तो 5i इज 5 0 0 5। तो जब आप इसे सॉल्व करोगे, सो दिस विल कम इक्वल्स टू 0। तो ये आपकी वेरीफाई हो गई कैले हैमिल्टन थ्योरम। अब इसके बाद आपके पास आ जाता है इन्वर्स निकालने के लिए। इन्वर्स आप कैसे निकालोगे, कि जैसे यहाँ पे आपके पास इक्वेशन क्या आई थी, ए स्क्वायर माइनस 4a माइनस 5i इज इक्वल्स टू 0। तो आप क्या करो, आप ए कॉमन निकाल लो, तो आपके पास क्या आ जाएगा, ए माइनस 4i माइनस 5a इनवर्स, राइट, इज इक्वल्स टू 0, ये आ गया। तो यहाँ से आप ए इनवर्स की वैल्यू निकालोगे 1/5a माइनस 4i, और इसे सॉल्व कर लो, तो आपके पास ए इनवर्स की वैल्यू आ जाएगी कि 1/5 a माइनस, ए आपके पास मैट्रिक्स है ही, तो वहाँ से आप -3 4 2 -1, ये आपके पास मैट्रिक्स आ जाएगी। ठीक है, सो कैले हैमिल्टन थ्योरम में आपको क्या करना है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखनी है, निकालनी है आपको कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ए माइनस लैम्डा का यूज करके इनवर्स। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप इज दिस,
कि आप ऐसे करके आपकी जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आ जाएगी, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन से आपको ये प्रूव करना है कि ये ज़ीरो के इक्वल है। एंड फिर आपसे इन्वर्स पूछ लेता है, तो ऐसे करके आप इन्वर्स निकाल लोगे। ठीक है। अम, अब ये क्यों इम्पोर्टेंट है मैट्रिक्स की पावर निकालने में, इन्वर्स फाइंड करने में, आइगन वैल्यू प्रॉब्लम्स में। ठीक है, अब ये कैले हैमिल्टन की थ्योरी है, ये आप लिख लेना। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है कि लीनियरली डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेक्टर क्या होता है। सो लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर का मतलब होता है कि वेक्टर इंडिपेंडेंट तब होते हैं जब कोई वेक्टर दूसरों का कॉम्बिनेशन ना हो। सो a set of vector is said to be linearly independent if no vector can be written as a combination to other। मतलब हर वेक्टर अपनी अलग डायरेक्शन या वैल्यू का है, कोई भी वेक्टर अननेसेसरी नहीं है। मतलब जैसे अगर आपके पास ये है v1 1 0, तो ये 1 0 लाइक मान लो कि इस डायरेक्शन में है। ठीक है, एंड v2 है 0 1 एंड दिस इज लाइक मे बी लाइक दिस। ठीक है, तो दोनों अलग डायरेक्शन में एक दूसरे से नहीं बन सकते। सो दिस इज लीनियरली इंडिपेंडेंट। अब इसमें दो इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या होता है कि लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर में आपकी रैंक जो होती है दैट इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ वेक्टर, एंड आपकी जो डिटर्मिनेंट होता है, डिटर्मिनेंट जो आपका होता है दैट इज नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो। ओके। एंड लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर क्या होता है, जब कोई वेक्टर दूसरों के कॉम्बिनेशन से बन जाए। ठीक है, इसमें आपका डिटर्मिनेंट ज़ीरो होता है, डिटर्मिनेंट इज इक्वल्स टू ज़ीरो। एंड यहाँ पे रैंक आपकी नंबर ऑफ वेक्टर के इक्वल नहीं होती है, रैंक इज नॉट इक्वल्स टू नंबर ऑफ वेक्टर। जैसे अगर आपके पास ये एग्जांपल है 1 2 एंड 2 4, तो अगर आप v2 को 2 से मल्टीप्लाई, सॉरी v1 को 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपके पास v2 आ गया। सो दिस इज डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। ठीक है। अब मैथमेटिकल कंडीशन है कि सी अगर कोई वेक्टर v1 v2 vn तक है और उनका सम इज इक्वल्स टू ज़ीरो, तो उनका ओनली सोल्यूशन विल बी दिस। ठीक है, सेम इक्वेशन नॉन ज़ीरो सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है। अब इसमें आपके पास प्रूफ करने के लिए भी आ जाता है। सो हाउ विल यू प्रूव दिस कि वेक्टर डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट। तो मान लो कि आपको तीन सेट दिए हैं 1 2 1, v2 इज 3 1 5 एंड v3 इज 3 - 4 7। तो आप ये कैसे प्रूव करोगे, आप कोई भी तीन स्केलर्स ले लो सच दैट आप कर सकते हो a1 + a2 v2 + a3 आपका ज़ीरो के इक्वल लेट कर लो। ठीक है, तो यहाँ से आप a1 b1 b2 की वैल्यू अगर पुट कर दो, a1 1 2 1 + a2 3 1 प्लस ऐसे जो भी है। एंड उसके बाद आपके पास एक वेक्टर और a1, और यहाँ से आपके पास तीन इक्वेशन आ जाएगी कि a1 + 3 a2। ये थोड़ा हैंग कर रहा है, एक सेकेंड। a1 + 3 a2 + 3 a3 ये एक इक्वेशन आ गई। सेकेंड इक्वेशन 2a1 + a2 - 4 a3 एंड थर्ड इक्वेशन इज a1 + 5 a2 + 7 a3 = 0। तो अगर आप इसका एक मैट्रिक्स बना लो, a1 की सारी टर्म्स लिख लो, तो दिस विल बी 1 2 1, दिस इज 3 1 और 5, 3 1 और 5, दिस इज 3 - 4 एंड 7, और इसका डिटर्मिनेंट निकाल लो। अगर इसका डिटर्मिनेंट ज़ीरो के इक्वल आ गया, जैसे यहाँ पे ज़ीरो के इक्वल ही आएगा, आप निकाल लो, तो वो लीनियरली डिपेंडेंट हो जाएंगे। बट अगर वो ज़ीरो के इक्वल नहीं आता तो वो इंडिपेंडेंट हो जाएंगे।
ठीक है। सो ऐसे करके यू कैन सॉल्व कि डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है। ठीक है। अब इसके बाद आपका नेक्स्ट टॉपिक इज बेसिस एंड डायमेंशन। बेसिस एंड डायमेंशन क्या होता है? बेसिस का मतलब क्या होता है? मिनिमम सेट ऑफ वेक्टर्स जो लीनियरली इंडिपेंडेंट और पूरी स्पेस को जनरेट करे। ठीक है। मतलब अम, एक सेकेंड। हाँ, तो इसका मतलब क्या होता है? बेसिस का मतलब हो गया कि एक ऐसा सेट ऑफ वेक्टर जो लीनियरली इंडिपेंडेंट भी हो और पूरी स्पेस को जनरेट भी कर पाए। मतलब बेसिस मतलब हो गया बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ अ स्पेस। जितने मिनिमम वेक्टर चाहिए स्पेस बनाने के लिए वो आपके हो गए। तो जैसे 1,0 और 0,1 एग्जाम्पल है ये आपका। इनसे हम आर स्क्वायर का कोई भी वेक्टर बना सकते हैं, ये इंडिपेंडेंट भी है, तो ये हमारा एक बेसिस हो गया। ठीक है। वैसे ही अगर आपके पास 0, 1,0 1,1,1,1,1,0, तो ये आपका बेसिस होता है फॉर अ आर क्यूब मैट्रिक्स। बेसिस ऑफ आर क्यूब। ठीक है। वैसे ही आपका डायमेंशन क्या है कि नंबर ऑफ वेक्टर इन अ बेसिस। आर स्क्वायर में डायमेंशन 2 है, आर क्यूब में डायमेंशन 3 है। तो बेसिस जो आपका है वो यूनिक नहीं होता है, डिफरेंट बेसिस हो सकता है, बट डायमेंशन सेम होता है। कि अगर आपका आर स्क्वायर है तो मतलब बेसिस डिफरेंट हो सकता है, बट जैसे एग्जांपल है कि आर स्क्वायर के लिए ये बेसिस भी ठीक है, ये बेसिस भी ठीक है, तो दोनों वैलिड है बट यूनिक है, बट इनका डायमेंशन तो टू ही है ना, इसमें भी टू है एंड इसमें भी टू है, डायमेंशन तो सेम है। सो दिस इज योर बेसिस एंड डायमेंशन। ठीक है। यहाँ से आप ये डेफिनेशन लर्न कर सकते हो। ओके। अब हमारा लास्ट टॉपिक है। एक सेकेंड। आई होप सो। अच्छा हाँ, वेक्टर स्पेसेस के बाद। ठीक है। तो हमारा सेकेंड लास्ट टॉपिक इज आइगन वेक्टर एंड वैल्यू। आइगन वेक्टर। सो आइगन वेक्टर एंड आइगन वैल्यू, ये मैंने ना रिकॉर्ड कर लिया था एंड आई एम री रिकॉर्डिंग इट। तो ऑलरेडी मैंने सॉल्व करके दिखा दिया था, सो आई जस्ट रिपीट दैट फॉर यू। एक सेकेंड। या सो व्हाट इज आइगन वैल्यू? आइगन वेक्टर क्या होता है? एक ऐसा वेक्टर जो ट्रांसफॉर्मेशन के बाद सिर्फ स्केल चेंज करता है, डायरेक्शन सेम रहती है। सो व्हाट डज दिस मीन कि हाँ, सो आइगन वेक्टर ऐसा वेक्टर है जो ट्रांसफॉर्मेशन के बाद सिर्फ स्केल चेंज होता है एंड डायरेक्शन सेम रहती है, विच मीन्स जैसे ये वाला वेक्टर मैंने एग्जांपल दिया था कि ये वेक्टर है ए, ये वी है। अगर आप ए इंटू वी करते हो तो 1,0 से इसकी वैल्यू 2,0 हो गई। सो दिस, इसमें आप देख सकते हो सिर्फ मैग्नीट्यूड का चेंज आया। सो ऐसा वेक्टर जो ट्रांसफॉर्मेशन के बाद सेम रहता है, सिर्फ डायरेक्शन चेंज होती है एंड आइगन वैल्यू मैग्नीट्यूड बताता है कि कितना स्केल चेंज हुआ। जैसे ए वी इज इक्वल्स टू लैम्डा वी एस में ए कोई मैट्रिक्स है, वी इज योर आइगन वेक्टर एंड लैम्डा इज योर आइगन वैल्यू। तो ये डिफाइन करता है आपका कि व्हाट इज आइगन वेक्टर। अब नॉर्मल वेक्टर में क्या होता है कि डायरेक्शन भी चेंज होती है, बट आइगन वेक्टर में डायरेक्शन सेम रहती है एंड सिर्फ लेंथ चेंज होती है। अब आइगन वैल्यू फाइंड कैसे करते हैं? दिस वाज एन एग्जांपल कि हमने ये मैट्रिक लिया है एंड इसके लिए हमें आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर फाइंड करना है। ठीक है। तो आइगन वैल्यू कैसे आएगी आपके पास? देखो, पहले आपने कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखनी है, तो ए माइनस लैम्डा से आपके पास ये मैट्रिक्स आ गई कि 8 माइनस लैम्डा माइनस 8 माइनस 2 4 माइनस 3 माइनस लैम्डा माइनस 2, ये करके आपके पास मैट्रिक्स आ गई। इसका आपने डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। सो डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए आपके पास ये इक्वेशन आ जाएगी, राइट? अब इस इक्वेशन से आपको लैम्डा की वैल्यूज निकालनी है। यू कैन डायरेक्टली यूज कैलकुलेटर फॉर दिस। तो आपके पास लैम्डा की तीन वैल्यूज आ गई, 1 2 एंड 3। या आप हिट एंड ट्रायल मेथड यूज कर सकते हो। बेसिकली यही वैल्यूज में से कुछ वैल्यूज आपके पास आती है। ठीक है।
सो ऐसे आपके पास आइगन वैल्यूज आ जाएंगी. यू कैन यूज कैलकुलेटर और हिट एंड ट्रायल फॉर फाइंडिंग द वैल्यूज. ठीक है, तो ये आपके पास आइगन वैल्यूज आ गई. अब ये जो आपके पास आइगन वैल्यूज आई है, इन्हीं के हेल्प से हम आइगन वेक्टर निकालते हैं. तो अगर आपके पास तीन आइगन वैल्यूज आई है तो आपके पास तीन आइगन वेक्टर्स निकलेंगे. सो फर्स्ट आइगन वेक्टर हम निकालते हैं फॉर लैम्डा इज इक्वल्स टू 1 की वैल्यू यूज करके. ठीक है, लैम्डा इज इक्वल्स टू फॉर लैम्डा फॉर लैम्डा इज इक्वल्स टू 1 के लिए. तो आपके पास ये मैट्रिक्स थी. आपको क्या करना है, ये जो आपके पास मैट्रिक्स आई थी 8 माइनस लैम्डा माइनस 8, इसमें आपको लैम्डा की वैल्यू 1 पुट कर देनी है. सो आपने लैम्डा की वैल्यू पुट की तो ये 8 माइनस लैम्डा मतलब 8 माइनस 1 7 हो गया, माइनस 3 माइनस 1 -4. तो यहाँ पे आपका आ गया, ये आपने क्या किया है 8 माइनस लैम्डा, तो ये आपके पास 7 आ गया. यहाँ पे क्या था -3 माइनस लैम्डा. सो ये आपने किया है -3 माइनस लैम्डा, -3 माइनस लैम्डा, एंड दिस वाज 1 माइनस लैम्डा. एंड यहाँ पे 1 लैम्डा की वैल्यू बस हमने 0 पुट कर दी तो आपके पास ये मैट्रिक्स आ गई. फिर आपको क्या करना है, इसे मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर देना है विद x1 x2 x3. दिस इज योर आइगन वेक्टर वाली मैट्रिक्स. ठीक है, इज इक्वल्स टू 0. अब यहाँ से आपके पास तीन इक्वेशन आ जाएगी, 7x1 -8x2 -2x3. दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन. -4 -4x1 -4x2 -2x3 is your second equation, and 3x1 -4x2 -0x3 is your third equation. अभी ये इनमें से हम बस दो इक्वेशन यूज करेंगे. आई एम टेकिंग 1 and 2 एंड यूजिंग क्रैमर्स रूल हम क्या करेंगे, x1 माइनस x2 x1 माइनस x2 एंड x3 लिख लिया. एंड उसके नीचे डिनोमिनेटर में आपने क्या करना है, आप लिखोगे x1 के नीचे x2 x3, x2 के नीचे x1 x3 एंड x3 के नीचे x1 x2 और उसकी वैल्यू लिख दोगे. तो x1 का कोएफिशिएंट क्या है, 7. सॉरी, x2 का कोएफिशिएंट क्या है यहाँ पे, तो x2 का है ना, तो -8 -4 -8 -4 -2 -2. ठीक है, फिर x2 के नीचे x1 एंड x3 7 4 -2 -2 एंड x3 के नीचे 7 4 8 4. ठीक है, ये आपके पास आ गया. अब यहाँ से आप डिटर्मिनेंट फाइंड कर लोगे. 8 इंटू -2 16 -4 2 8 तो -8, ऐसे करके आपके पास ये तीन आ गए. सो दीज आर योर वैल्यूज फॉर x1 x2 एंड x3. तो आपके पास ये मैट्रिक्स आ गई 8 6 एंड 4. इसे आपने रिड्यूस कर लिया, मतलब डिवाइड बाय 2 कर दिया, या फिर आप डायरेक्टली ये भी लिखोगे. सो इट्स नॉट रॉन्ग आइगन वेक्टर. ठीक है, तो आपके पास आइगन वेक्टर आ गया 4 3 एंड 2. सो दिस इज योर आइगन वेक्टर फॉर वैल्यू लैम्डा इज इक्वल्स टू 1. सिमिलरली आप लैम्डा इज इक्वल्स टू 2 और 3 के लिए निकाल लोगे. So this was a 10 marks question in yesterday's exam. For practice, I'll also give you the exact question that came. 5 minus 10 minus 5, 2 14 and 2, and -4 -8 and 6. You can use this question for practice. ठीक है, अब हमारा लास्ट टॉपिक क्या है, हमारा लास्ट टॉपिक भी कल के एग्जाम में आया था फॉर अ 5 मार्क्स क्वेश्चन विच वॉज व्हाट इज अ वेक्टर स्पेस एंड हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम मैट्रिक्स स्पेस. वेक्टर स्पेस क्या होता है, एक सेट होता है जिसमें वेक्टर्स होते हैं और उस पर दो ऑपरेशंस डिफाइन होते हैं कि या तो आप एडिशन कर सकते हो या आप स्केलर मल्टीप्लिकेशन करते हो. मतलब क्या है कि अगर तुम वेक्टर्स को ऐड कर सकते हो या उन्हें मल्टीप्लाई कर सकते हो किसी नंबर से, और रूल्स फॉलो होते हैं, वो वेक्टर स्पेस होता है. जैसे आर स्क्वायर आर क्यूब ये आपका वेक्टर स्पेस हो गया. ये कोई भी पॉलिनोमियल है, सो वो आपका वेक्टर स्पेस, पॉलिनोमियल्स जो है वो आपके वेक्टर स्पेस हो गए. ठीक है, अब मैट्रिक्स स्पेस जो हमने पढ़ा था वही है कि डिस्टेंस मेजर करते हैं, है ना, और चार प्रॉपर्टी होती है, वही है मैट्रिक्स स्पेस. एग्जाम्पल ये आपका एग्जाम्पल फॉर मैट्रिक्स स्पेस हो गया. ठीक है,
अब डिस्टेंस डिफरेंस पूछा था कल, तो डिफरेंस क्या होता है कि एडिशन प्लस स्केलर मल्टीप्लिकेशन डिफाइंड होता है, मैट्रिक्स स्पेस में डिस्टेंस डिफाइंड होता है। ये अलजेब्रा बेस्ड है, ये डिस्टेंस बेस्ड है। ये इसका फोकस होता है ऑन कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर, इसका फोकस होता है डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स। दिस वाज एग्जांपल कि आर स्क्वायर या पॉलिनॉमियल एंड इसका एग्जांपल इज दिस। तो this and you can use this definition for writing in the exam. So this was your unit 3 and 4 का एक quick revision, and we have covered almost everything in this PDF. ये प्रॉपर नोट्स नहीं थे, बट आई थिंक दिस इज़ योर परफेक्ट रिसोर्स फॉर लाइक अगर आपका एग्ज़ाम कल है। एंड व्हाट आई वुड सजेस्ट इज़ कि जो भी डेफिनेशंस दिए, रेडी टू राइट डेफिनेशंस, मतलब मैंने हिंदी में समझाया है, बट इसमें आपको रेडी टू राइट आंसर्स फॉर एग्ज़ाम भी मिल जाएंगे, सो रिफर टू दैट। एंड न्यूमेरिकल्स पूछता है बट कम पूछता है, थ्योरी ज़्यादा पूछता है, न्यूमेरिकल्स जैसे पूछता है शोन यू। सो प्लीज़ गो थ्रू दिस अच्छे से एंड यू विल बी गुड टू गो। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। थैंक यू।